Hello dear students, welcome to our channel. Today we are going to discuss about our next part of intravenous therapy. जैसा कि आप सब देख रहे हैं हमारे चैनल पे कुछ दिनों से इंट्रावेनस थेरेपी के ऊपर काफ़ी इंटरेस्टिंग लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं, प्रोवाइड किए जा रहे हैं आप लोगों की नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए। तो आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज का जो नेक्स्ट पार्ट अपना इंट्रावेनस थेरेपी का वो लेकर के आया हूँ। ठीक है, अब तक हमने जो भी इंट्रावेनस थेरेपी है उसके ऊपर अब तक हमने ये देख लिया कि कौन कौन से फ्लूइड्स होते हैं, इंट्रावेनस थेरेपी होती क्या है, किस टाइप के फ्लूइड्स होते हैं, कैनुलाज क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इनमें जो फिल्टर्स यूज होते हैं वो किस प्रकार से यूज होते हैं। साथ ही साथ हमने ये भी देखा है कि जब भी आप कैनुला लगाने जा रहे हो तो उस समय आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी साइट्स को हमें अवॉइड करना है, कौन सी साइट्स हमें प्रीफर करनी है तो किस तरीके से हमें उसका सिलेक्शन करना है, सारा कुछ हमने अब तक देख लिया है। ये जो इंट्रावेनस थेरेपी एक मोस्ट कॉमन प्रोसीजर होता है जो कि हर हॉस्पिटल के अंदर हर एक नर्सिंग केयर प्रोवाइडर की डे टू डे लाइफ से काफ़ी इंपॉर्टेंटली जुड़ा हुआ रहता है। तो इसके ऊपर कई बार काफ़ी ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वेरियस इंस्टीट्यूट जो भी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन करवाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि रोज़ ये काम करते हैं, हमें इसके बारे में सब कुछ पता है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जैसा कि आज आप देखोगे आज की क्लास के अंदर मैं आपको ऐसे ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा कि जो हम रोज काम कर रहे हैं लेकिन हमें इन फैक्ट्स के बारे में नहीं पता है। तो इसीलिए आज की क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसको अटेंड करिएगा, अच्छे से अटेंड करिएगा। जो भी पॉइंट्स आपको अच्छे लगे नए लगे उनको नोटिस करिएगा और उनको राइट करिएगा। और आज की क्लास कैसी लगती है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसा कि अब तक हमने ये देखा है कि जो भी इंट्रावेनस थेरेपी है उसके अंदर हमने ये देख लिया कि कैसे साइट का सिलेक्शन करना है। ठीक है, कौन कौन से टाइप होते हैं फ्लूइड्स के, ठीक है, फिल्टर क्या है, नीडल्स क्या होती हैं, कौन कौन सी ऐसी डिवाइसेज होती है जिनके थ्रू हम इंट्रावेनस फ्लूइड दे सकते हैं, जैसे कि पेशेंट कंट्रोल एनाल्जेसिया, इन्फ्यूजन पंप, सिरिंज इन्फ्यूजन पंप है, ठीक है, नीडल लेस है, विथ नीडल डिवाइसेज हैं, कौन कौन सी ऐसी डिवाइसेज उनके सबके बारे में हमने देख लिया है। सॉल्यूशन के टाइप देख लिए, वो देख लिया कि कौन सा आइसोटोनिक है, कौन सा हाइपरटोनिक है, कौन सा कोलॉइड सॉल्यूशन है। साथ के साथ ये भी देखा कि किन 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 सिचुएशंस के अंदर इनको एडमिनिस्टर किया जाना है। आज हम देखेंगे इनिशिएशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आईवी सॉल्यूशन की आज हम शुरुआत करेंगे। अब तक हमने यही देखा है कि टाइप्स क्या होते हैं, फ्लूइड वगैरह क्या होता है, ठीक है, और किस साइट के ऊपर हमें इंट्रावेनस कैनुला है वो लगाना है। अब तक हमने ये सारा कुछ देख लिया। आज हम वो कैनुला एग्जैक्टली लगाएंगे कि उसके बाद आईवी ड्रिप है उसको कैसे स्टार्ट करना, सारा कुछ हम आज स्टडी करेंगे। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास के अंदर फर्स्ट वन पॉइंट है वो दिया गया है कि जब भी आप कोई भी इंट्रावेनस थेरेपी शुरू करने जा रहे हो, जब भी आप कोई इंट्रावेनस थेरेपी शुरू करने जा रहे हो तो इंट्रावेनस थेरेपी शुरू करने से पहले सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो भी कंसल्ट डॉक्टर है उसका हमें प्रिस्क्रिप्शन चेक करना है। प्रिस्क्रिप्शन चेक करके ये देखना है कि किस टाइप का फ्लूइड लगाना है, ठीक है, ताकि किस टाइप का फ्लूइड, कितनी अमाउंट के अंदर फ्लूइड लगाना है हमें, ठीक है, किस रेट से हमें एडमिनिस्टर करना है, ये सारा कुछ, और कौन कौन सी मेडिकेशन उस रूट के थ्रू हमें एडमिनिस्टर करनी है, ये सारा कुछ अगर हम पहले देखेंगे प्रिस्क्रिप्शन के अंदर देखेंगे, जिससे क्या होगा कि जिससे हम कैनुला की जो भी हमारा कैनुला होगा उसकी साइज का डिटर्मिनेशन कर पाएंगे। मान लीजिए आपको ब्लड लगाना है, ठीक है, डॉक्टर ने लिखा है कि इसको 1 यूनिट बीआरबीसी लगानी है, तो हमें कैनुला किस साइज का रखना होगा। मोस्ट कॉमन जो कैनुला यूज होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए वो है 18 गेज कैनुला, ग्रीन कलर का कैनुला आता है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी पेशेंट को सिर्फ और सिर्फ फ्लूइड लगाना है, जो भी फ्लूइड है जो भी डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया वो फ्लूइड लगाना है, तो हम क्या करेंगे 20 या 22 गेज के कैनुला से भी काम निकल सकता है हमारा, ठीक है। तो ये चीज़ कब डिटरमाइन होगी कि हमें कौन सी साइज का कैनुला देखना है, कितने टाइम तक हमें कैनुला रखने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अगर लंबे ड्यूरेशन के लिए रखना पड़ेगा तो हमें ऐसी लोकेशन या ऐसी साइट का भी सिलेक्शन करना पड़ेगा जहाँ पे जो कैनुला है, जो भी इंट्रावेनस डिवाइस है हमारी, वो काफ़ी टाइम तक या लॉन्ग ड्यूरेशन तक चल सके। तो ये सारी चीज़ें डिटरमाइन करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हेल्थ केयर प्रोवाइडर का प्रिस्क्रिप्शन चेक करना है, ठीक है। उसके बाद हमें ये देखना है कि पेशेंट की कंडीशन क्या है, ठीक है, पेशेंट की कंडीशन कैसी है, कि पेशेंट काफ़ी क्रिटिकली इल है, तो उस कंडीशन के अंदर मान लीजिए कोई पेशेंट है इमरजेंसी के अंदर आया, काफ़ी क्रिटिकली इल है, सब बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो चुका है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या करेंगे, लार्ज बोर का कैनुला यूज़ करेंगे, मोटी नीडल का कैनुला यूज़ करेंगे, ताकि बहुत सारा फ्लूइड एक थोड़े से समय के अंदर हम उसमें इन्फ्यूज़ कर सके, ठीक है। मतलब एक जो भी फ्लूइड है उसको हम काफ़ी रैपिडली उसको ट्रांसफ्यूज कर सके, ठीक है, ताकि उसकी जो वेस्कुलर वॉल्यूम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसको हम अच्छे से मेंटेन कर सके, उसको अच्छा एस्टेब्लिश कर सके, जैसे ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट वगैरह को हम मेंटेन कर सके। साथ के साथ हमें पेशेंट की हिस्ट्री चेक करनी है कि पेशेंट को किसी पर्टिकुलर रिएक्शन, ठीक है, कोई एलर्जिक रिएक्शन तो नहीं है,
ठीक है, किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस से, किसी पर्टिकुलर मेडिकेशन से उसको कोई स्पेसिफिक एलर्जी तो नहीं है। ये सारी चीज़ें हमें क्या करनी है, पेशेंट के रिकॉर्ड से और पेशेंट की हिस्ट्री से हमें ये पता करनी है। ठीक है, साथ नेक्स्ट हमें ये करना होगा, जब भी हम पेशेंट को आईवी थेरेपी देने जा रहे हैं उस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना होगा, पेशेंट को पूछना है कि पहले भी कभी आपको इंट्रावेनस कैनुलास वगैरह लगे हैं, पहले भी कभी आपने ड्रिप लगवाया है, जिससे सॉरी, ये सवाल पेशेंट से पूछने का मतलब पेशेंट के प्रीवियस एक्सपीरियंस के बारे में नॉलेज लेने का हमारा मेन पर्पज ये है। अगर पेशेंट को पता होगा तो हम क्या, पेशेंट क्या कर, मान लीजिए आपको पता है कि क्या होने वाला है आपके साथ, ठीक है, तो फिर आप उस चीज़ से काफ़ी कम डरते हो। ठीक है, डरने का मतलब है कि एक पेशेंट जब एडमिट होता है हॉस्पिटल के अंदर, उसके लिए सारी चीज़ें, सारी सेटिंग, सब कुछ नया होता है उसके लिए, पूरा एनवायरनमेंट उसके लिए नया होता है, वो काफ़ी एंजियस और काफ़ी डरा हुआ रहता है। तो जब हम मान लीजिए कैनुला इंसर्ट करने जा रहे हैं तो पेशेंट देखेगा पता नहीं मेरे साथ तो क्या करने आ रहे हैं, तो उस कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए, पेशेंट की एंजाइटी को कम करने के लिए हमें क्या करना होगा कि हम पेशेंट को पूछेंगे कि आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस, कभी आपने पहले बॉटल लगी है, कभी आपको ना कैनुला वगैरह लगाया गया है, इंजेक्शन लगे हैं। ठीक है, जिससे क्या होगा, पेशेंट हमें कोऑपरेट कर पाएगा। जब हम पेशेंट को कैनुला लगा रहे हैं तो उस कंडीशन के अंदर उस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि पेशेंट हमें कोऑपरेट कर पाएगा कि हाँ मेरे पहले भी ये लगाया हुआ है, जिससे वो पेशेंट हमें कोऑपरेट करेगा अच्छे से। मतलब आपको अगर कुछ किसी चीज़ का पता है कि इसमें ऐसा होता है तो फिर एक डर नहीं होता और आप साथ उसमें कोऑपरेट करते हो। ठीक है, इंट्रावेनस डिवाइस इंसर्ट करने से पहले हमें क्या करना है, हैंड वॉशिंग करनी है। डेफिनेटली कोई भी मेडिकल हो चाहे सर्जिकल प्रोसीजर हो, उस समय जब भी हम पेशेंट के साथ कोई भी मेडिकल या सर्जिकल कोई भी प्रोसीजर करने जा रहे हैं उससे पहले हमें क्या करना है, हैंड वॉशिंग करनी है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है, कि हैंड वॉशिंग इज द बेस्ट मेथड टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। क्रॉस इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने का सबसे बेस्ट मेथड है हैंड वॉशिंग। ठीक है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हैंड वॉशिंग है, या फिर ये पूछा जाता है कि बेस्ट मेथड टू प्रिवेंट द क्रॉस इन्फेक्शन, हैंड वॉशिंग। ठीक है, हैंड वॉशिंग बेस्ट मेथड है। एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट को टच करने के बीच में अगर आप हैंड वॉश कर रहे हो, ठीक है, या फिर मान लीजिए आपके नॉर्मली क्या होता है, हैंड वॉशिंग है कब बताई जाती है, हैंड वॉशिंग बताई जाती है जब अगर आपके हाथ आपको कंटामिनेटेड दिख रहे हैं। मान लीजिए आपने किसी पेशेंट को टच किया और आपके हाथ आपको दिख रहे हैं कि कंटामिनेटेड है, तो आप हैंड वॉशिंग करो। अगर आपके हाथ कंटामिनेटेड नहीं दिख रहे हैं आपको, तो आप हैंड स्क्रब का यूज कर सकते हो। लेकिन किसी भी पेशेंट को टच करने से पहले और टच करने के बाद हमें क्या करना होता है, हैंड वॉशिंग करनी होती है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे ही हम पेशेंट को कैनुला वगैरह लगाने के लिए जा रहे हैं, इंट्रावेनस डिवाइसेज या आईवी थेरेपी देने जा रहे हैं, उस कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे, हैंड वॉश करेंगे और स्टेराइल ग्लव्स को पहनेंगे, ताकि क्योंकि ये एक इन्वेसिव प्रोसीजर है। ठीक है, ये एक छोटा सा इन्वेसिव प्रोसीजर है। ठीक है, जिसके अंदर क्या हो रहा है, आप डायरेक्टली सर्कुलेटरी सिस्टम को असिस्ट कर रहे हो। अगर आपने थोड़ा सा भी कंटामिनेशन लिया, थोड़ा सा भी आपने जो भी स्टेरिलिटी है उसका मेंटेन नहीं रखा, स्टेरिलिटी को हैम्पर किया, स्टेरिलिटी को डिस्टर्ब किया, तो क्या होगा, डायरेक्टली जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो पेशेंट के ब्लड स्ट्रीम के अंदर डायरेक्टली इंटर कर सकता है, क्योंकि आप डायरेक्टली वेस्कुलर सिस्टम को असिस्ट करने जा रहे हो। नेक्स्ट वन है पूरा प्रोसीजर, जब तक आप इंट्रावेनस डिवाइस इंसर्ट कर रहे हो, जो आईवी ट्यूबिंग से, ठीक है, जो आईवी कंटेनर से, आईवी बोतल से ला करके वहां पे कनेक्ट कर रहे हो, पूरे प्रोसीजर, एंटायर प्रोसीजर के अंदर हमें क्या करना है, स्टेराइल टेक्निक को मेंटेन करके रखना है। पूरे टाइम हमें क्या करना है, स्टेराइल टेक्निक को हमें क्या करना है, मेंटेन करके रखना है। चाहे हम ड्रेसिंग चेंज कर रहे होंगे आईवी कैनुला के ऊपर, क्यों मेंटेन रखना है, मैंने अभी बताया आपको, क्योंकि इंट्रावेनस डिवाइसेस क्या हो रही है, डायरेक्टली सर्कुलर सिस्टम के कांटेक्ट में है। अगर आपने हल्का सा भी अनस्टेरिलिटी की, स्टेरिलाइजेशन को मेंटेन नहीं रखा, थोड़ा सा भी कंटामिनेशन अगर हुआ, तो डायरेक्टली जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो क्या हो जाएंगे, डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम के अंदर इंटर करेंगे, और ब्लड स्ट्रीम में इंटर करने के बाद वो क्या कर सकते हैं, कंटामिनेशन पहुंच कर सकते हैं, कोई अदर प्रॉब्लम्स भी पहुंच हो सकती हैं। तो उनको प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना है, जब भी हम किसी पेशेंट को इंट्रावेनस डिवाइसेस लगाने जा रहे हैं, कैनुला लगाने जा रहे हैं, सिंपल सी बात हमें बताऊं कि जब हम कैनुला लगाने जा रहे हैं तो हमें क्या करना होगा, स्टरलाइजेशन का पूरा ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत बार हम सब इस चीज़ को इग्नोर करते हैं जो नर्सिंग ऑफिसर, और जो कि हमारे लिए बहुत ही गलत बात है। ठीक है, तो इसका हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, और ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार क्वेश्चन भी आते हैं कि जो वेन्यू पंचर साइट है उसको हमें 70 to 96 आवर्स के अंदर हमें चेंज करना है। 72 का मतलब 3 से 4 दिन के बाद हमें कैनुला है वो बदलना है। ठीक है, कैनुला बदलना है, साथ के साथ जहाँ कैनुला लगा हुआ था उस हाथ से दूसरे हाथ पे जाना है, मतलब साइट है उसको भी चेंज करना है, कैनुला भी चेंज करना है। तो बहुत बार ये क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है, रोज काम कर रहे हैं, रोज देख रहे हैं, रोज ड्रिप लगा रहे हैं पेशेंट को, लेकिन फिर भी याद नहीं रहती ये चीजें। ठीक है, तो इन चीज़ों को हम इग्नोर कर देते हैं, अवॉइड कर देते हैं। तो इन सबको प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना होगा, इन चीज़ों को हमें ध्यान रखना होगा। इस प्रैक्टिस को, ये जो प्रैक्टिस है इनको हमें
हमारे डे टू डे केयर, जब भी हम पेशेंट को केयर प्रोवाइड करें उनके अंदर हमें ये लेकर के आनी होगी। तो देखिए कि जब भी आप किसी पेशेंट को वेन्यूपंचर जो कैनुला लगा रहे हो, तो जो कैनुला है उसकी ड्यूरेशन कितनी रखनी है, 72 टू 96, 72 टू 96 आवर्स, मतलब 3 से 4 दिन के बाद हमें चेंज करना है, ठीक है। और आईवी ड्रेसिंग, इंट्रावेनस डिवाइस के ऊपर क्या होती है, ड्रेसिंग की जाती है, ठीक है, उसको फिक्स करके रखने के लिए। वो ड्रेसिंग आपको कब चेंज करनी है, जब वो ड्रेसिंग या तो आपको गंदी लगे, मतलब कंटामिनेटेड हो जाए, या फिर वो गीली हो जाए, ठीक है। किसी भी रीजन की वजह से वो अगर गीली हो गई है या फिर वो कंटामिनेटेड हो गई है, तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना है, आईवी ड्रेसिंग, जो इंट्रावेनस डिवाइस है उसके ऊपर जो ड्रेसिंग करेंगे हम, उस ड्रेसिंग को हमें क्या करना है, चेंज करना है। ध्यान रखने की बात यहाँ पर है कि जब भी आप पेशेंट की इंट्रावेनस डिवाइस के ऊपर की ड्रेसिंग है उसको चेंज कर रहे हो, ठीक है, चाहे वो कंटामिनेशन की वजह से चेंज कर रहे हो या फिर चाहे उसको उसके वेट होने की वजह से आप उसको चेंज कर रहे हो, जब भी ड्रेसिंग चेंज कर रहे हो कंप्लीट स्टरलाइजेशन का हमें ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि वो भी एक डायरेक्ट इंट्री का कोज हो सकता है। नेक्स्ट वन है आईवी ट्यूबिंग्स, मतलब आईवी सेट। कोई पूछे कि आईवी सेट कितने दिन में चेंज करना है, तो 96 आवर्स, मतलब 4 दिन के बाद हम आईवी सेट को बदल सकते हैं, ठीक है। आईवी सेट बदलना ही है 4 दिन, एक पेशेंट पे आप एक आईवी सेट को 4 दिन काम में ले सकते हो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल एजेंसी जो भी है हमारी, उनके अकॉर्डिंग जो भी क्या है, जो हम आईवी ट्यूबिंग्स यूज कर रहे हैं, उन आईवी ट्यूबिंग्स को हमें 96 आवर्स के बाद हमें क्या करना है, चेंज करना होता है। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि मान लीजिए आप गए ड्यूटी पे और आपने जाने के बाद क्या किया कि डॉक्टर ने लिखा है कि आज इसको 3000 ml फ्लूइड लगना है, आपने सारी बोतल एक साथ पेशेंट को कनेक्ट कर दी। ऐसा नहीं करना है, ठीक है, ऐसा कभी भी नहीं करना है, ठीक है। कोई भी सॉल्यूशन है, आपने कोई भी सॉल्यूशन में बनाया है, वो सॉल्यूशन पेशेंट को 24 घंटे से ज़्यादा आपको हैंग करके नहीं रखना है। मान लीजिए आपने उसमें प्रिक कर दिया, स्पाइक होता है, ठीक है, आईवी सेट के ऊपर एक एंड पे स्पाइक होता है, जैसा कि मैं आपको इस इमेज में देखिए, ये वाला ऊपर वाला जो एंड है वो क्या है, स्पाइक है, जो बोतल के अंदर लगा हुआ है। अब इस बोतल के अंदर मान लीजिए कोई न्यूट्रिशनल सब्सटेंस थे आपके, ठीक है, मान लीजिए टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन के ऊपर चल रहा था। टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन से याद आया कि इसी यूनिट के अंदर हम टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन भी पढ़ेंगे, तो आप बने रहिए हमारी क्लासेस के साथ, ठीक है। और अगर किसी स्टूडेंट को किसी भी पॉइंट से रिलेटेड, किसी भी क्लास से रिलेटेड अगर कोई डाउट है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँगा। तो नॉर्मली हमें क्या करना है कि जब हमें इस चीज़ का हमें हमेशा ध्यान रखना है कि कोई ऐसी जो भी फ्लूइड वगैरह दे रहे हैं उसको हमने रख दिया, आज हमने जाकर के मान लीजिए मॉर्निंग के अंदर प्रिक किया और कल तक वो बॉटल ही कंप्लीट नहीं हुई और उसी के अंदर वो चल रहा है, तो हमें ऐसा कभी भी नहीं करना है। कोई भी सॉल्यूशन उसको 24 घंटे से ज़्यादा हमें नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना है, अगर 24 घंटे से ज़्यादा हम किसी भी सॉल्यूशन को, किसी भी इंट्रावेनस फ्लूइड को हम रखेंगे तो उसके अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ होने के क्या होते हैं, चांसेज होते हैं, क्योंकि जब तक आप उसको प्रिक नहीं कर रहे हो तब तक वो इंटैक्ट है। अगर वो इंटैक्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने उसमें प्रिक कर दिया, आपने आईवी सेट उसके साथ अटैच कर दिया, उसके बाद आप 24 घंटे के अंदर अंदर उस सॉल्यूशन को क्या करो, यूज करो, वरना उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेज होते हैं। नेक्स्ट वन है, कई बार बहुत बार देखने को मिलता है, ठीक है, पेशेंट को बाथरूम जाना था, पेशेंट ने बोला कि साहब मेरा ना नर्सिंग ऑफिसर जी मेरा ये कैनुला है वो डिस्कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है। आपने क्या किया, कैनुला को स्टॉपर लगा करके बंद कर दिया और आईवी ट्यूबिंग को आपने जो स्टैंड है, आईवी स्टैंड है, उसके ऊपर आपने टांग दिया। अब साहब क्या हुआ, किसी भी रीजन की वजह से, चाहे हवा की वजह से हो, चाहे कोई दूसरा पेशेंट, कोई अटेंडर है, वो उस आईवी स्टैंड को टच किया, टच करते ही वो क्या हुआ, आपने जो आईवी सेट है, जैसा कि ये वाले आईवी सेट है जो इमेज में आप देख रहे हो, वो हिल के नीचे गिर गए, ठीक है। तो एक एंड तो आपका बोतल में लगा हुआ था, ये वाला जो एंड है वो तो क्या होता है, बोतल के अंदर लगा हुआ है। अब ये वाला जो एंड था वो क्या हुआ, वो नीचे गिर गया, ठीक है, नीचे गिर गया, फर्श पे लटक रहा है आराम से, बढ़िया, ठीक है। तो वो चीज़ ये यहाँ पे क्या होगा, जैसे ये वाला एंड क्या है, जैसे मेरा कर्सर है वहाँ पे देखिए, ये वाला एंड जैसे ही फर्श को टच करेगा, डेफिनेटली कि फर्श के ऊपर कंटामिनेशन है, क्योंकि बहुत सारे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं बार बार, हम भी बार बार आ रहे हैं, हम भी बाहर से आए हैं, ठीक है, ठीक है। तो वो क्या हो, इसके साथ हमारे साथ क्या बैक्टीरियाज हैं फर्श के ऊपर, डेफिनेटली लोग ना चप्पल जूते लेकर के घूम रहे हैं, उनके ऊपर उस वजह से वहाँ पे क्या है, बैक्टीरिया वायरस है, ठीक है। हॉस्पिटल सेटिंग के अंदर वैसे ही बहुत सारे बैक्टीरिया एंड वायरस मिलते हैं। तो जब मान लीजिए आईवी सेट था, वो नीचे गिरा, नीचे गिरने के बाद वो फर्श के ऊपर ऐसे ही लटक रहा है और वो फ्लोर को टच कर गया। आप फ्लोर को टच करते ही वो क्या हो गया, कंटामिनेशन। आप आए भाई साहब, दोबारा पेशेंट आया, बोला साहब मेरा कनेक्ट कर दो, आपने उठाया और वापस से कनेक्ट कर दिया। ये बहुत ही गलत प्रैक्टिस है, ये बहुत ही गलत प्रैक्टिस है। क्यों गलत प्रैक्टिस है, क्योंकि जो आईवी टिप थी, ये आईवी सेट की जो ये वाली टिप थी, जो एंड कैनुला के अंदर फिक्स होता है, वो कंटामिनेटेड हो गया नीचे लटकने की वजह से। नीचे उसने फ्लोर को टच कर लिया, आपको कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन उसने अगर फ्लोर को टच किया है,
ठीक है, या फिर मान लीजिए फ्लोर को भी टच नहीं किया लेकिन वो सामने की जो दीवार थी उसको टच कर गया, वहां पर भी बैक्टीरिया वायरस प्रेजेंट हो सकते हैं। तो अब इससे क्या हुआ, आपने ये कनेक्ट किया, आपने बॉटल शुरू की, जैसे ही फ्लूइड जाना शुरू हुआ डेफिनेटली वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म चिपके हुए थे ना वो सीधे ब्लड स्ट्रीम के साथ ब्लड स्ट्रीम में पहुंच गए। अब वहां पर वो क्या करेंगे, कंटामिनेशन कोज करेंगे, सेप्टिसीमिया कोज होगा, बुखार होगी, ठीक है, जो भी साइन एंड सिम्टम्स उसके पर्टिकुलर साइन एंड सिम्टम्स होंगे वो सारे सेप्टिसीमिया के इन्फ्लामेटरी साइन एंड सिम्टम्स वो अराइज करेगा, इन्फेक्शन के साइन एंड सिम्टम्स हमें अराइज होते हुए दिखेंगे। तो ये सारी चीजें वो हैं, ठीक है, जो पेशेंट को बीमार था और ज्यादा बीमार कर दिया, ठीक है, किस वजह से, सिर्फ एक ध्यान नहीं रखा कि आईवी सेट का, ठीक है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, जब भी आप किसी आईवी सेट को लगा रहे हो, डिटेच कर रहे हो, डिस्कनेक्ट कर रहे हो पेशेंट के कैनुला के साथ, तो तुरंत हमें क्या करना है, आईवी सेट के ऊपर नॉर्मल प्रैक्टिस सबसे इजी है कि आप ये जो निडल इसके साथ आई है उसको यहाँ पर माइक्रोपोर के साथ अटैच करके रखो। जब भी आप डिस्कनेक्ट कर रहे हो इस टिप को, इस जहाँ पे आप निडल को फिक्स करोगे उसके ऊपर आप डाल के चले जाओ, इस निडल के हब के साथ, ठीक है, इस निडल के अंदर आप डाल के चले जाओ, जिससे क्या होगा, आपका कैनुला है वो बार बार नीचे भी नहीं गिरेगा और कंटामिनेशन का रिस्क भी वो बहुत कम हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, कभी भी आईवी सेट को, ठीक है, नॉर्मल फ्लोर के ऊपर टच नहीं होने देना है, काफी ज्यादा ध्यान रखना है इन चीजों का। ये छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन पेशेंट की जान पे बनाती है अगर इनसे कभी भी कंटामिनेशन के थ्रू कोई भी अगर डिजीज कंडीशन कॉज हो जाती है तो, ठीक है। नेक्स्ट वन है इंसर्टिंग पेरिफेरल इंट्रावीनस लाइन। पेरिफेरल इंट्रावीनस लाइन इंसर्ट करनी है, मतलब साहब सिंपल सी भाषा में ये बताता हूँ, कैनुला लगा रहे हैं अब जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ रहे हैं कैनुला कैसे लगाया जाता है, ठीक है, वो सारा हमें पढ़ना है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है, बहुत कॉमन प्रोसीजर है, हर दिन हर टाइम हमें ये करने को मिल जाता है। हॉस्पिटल्स के अंदर डॉक्टर्स होते हैं वो भी कर रहे होते हैं, इन केस ऑफ इमरजेंसी जो एक्सपर्ट नर्सेज हैं, ठीक है, जो सीनियर नर्सिंग ऑफिसर्स होते हैं वो भी ये प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है एज ए नर्सिंग ऑफिसर कि कैसे लगाना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। एज ए नर्सिंग ऑफिसर हमारी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जब भी कोई भी डॉक्टर है, कोई भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर पेरिफेरल इंट्राविनस लाइन है वो इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कैनुला लगाने से पहले हमें देखना है कि क्या पेशेंट को कैनुला लगाना जरूरी है क्या। मान लीजिए पेशेंट, डॉक्टर ने सारी की सारी टेबलेट दी है, ठीक है, कि भाई इसको एडमिट रखो और इसको टेबलेट पे रखो, ठीक है, तो पेशेंट को कैनुला लगाने की जरूरत ही नहीं है। आप आते ही उसको क्यों कैनुला डाल रहे हो भाई, ठीक है। तो हमें सबसे पहले डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन चेक करना है ताकि हमें ये पता लगे कि उसको किस टाइप का फ्लूइड लगना है, कितने अमाउंट में लगना है, किस फ्लो रेट के साथ चलना है, ठीक है, ताकि हम उस, मतलब पहले भी मैंने बता दिया कैनुला की जो साइज उसका डिटर्मिनेशन हम कर सकें, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, आईवी ट्यूबिंग्स है, मान लीजिए आरएल लगानी है, एग्जांपल लेके चल रहे हैं यहाँ पे। अगर आप पेशेंट को, आपको क्या करनी है, पेशेंट को आरएल लगानी है, ठीक है, आरएल लगानी है साहब, जो आरएल है वो हमें इंसर्ट करनी है, पेशेंट के अंदर आरएल लगानी है। अब आरएल लगानी है तो क्या होगा, कैनुला लेकर के आ जाएंगे हम, ठीक है, कैनुला भी लेकर के आ जाएंगे, आईवी सेट लेकर के आ जाएंगे। हमें क्या करना है, उसको प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर करने का मतलब है कि जो कैनुला है, जो आईवी ट्यूबिंग्स है, उसको हमें बोतल के साथ अटैच करना है और उसको प्राइम करना है। यहाँ पे ध्यान रखना, एक वर्ड आया है प्राइम, ठीक है, प्राइम का मीनिंग क्या होता है, ठीक है, बुक के अंदर जो प्राइम का मीनिंग है वो ये मीनिंग है कि जो नॉर्मली हम क्या करते हैं, बोतल के साथ आईवी, जो बोतल है उसको आईवी सेट के साथ कनेक्ट करते हैं, उसको जो आईवी सेट का स्पाइक होता है उसको हम क्या करते हैं, बोतल के अंदर इंसर्ट कर देते हैं। अब बोतल के अंदर आईवी सेट का जो स्पाइक इंसर्ट किया उसके बाद हम क्या करते हैं, जो रेगुलेटर होता है आईवी सेट के ऊपर उसको ओपन करके हम क्या करते हैं, पूरी जो आईवी सेट है उसके अंदर से एयर है उसको बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। नॉर्मल यही प्रोसीजर होता है, सिंपल प्रोसीजर है, और इसी प्रोसीजर को हम बोलते हैं ट्यूबिंग्स को प्राइम करना, ट्यूबिंग्स को प्राइम करना, ठीक है। अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है, आगे मैं आपको जो इंट्रावीनस फ्लूइड थेरेपी है, जो इंट्रावीनस फ्लूइड थेरेपी है उसके कॉम्प्लिकेशंस पढ़ाऊंगा, उनके अंदर आप देखना कि प्राइम नहीं करने से, गलत तरीके से प्राइम करने के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है वो भी अराइज हो सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, प्रिपेयर करना है, प्राइम करना है। प्राइम करने का मतलब है बोतल को अटैच करना है और सारी की सारी एयर है उसको बाहर निकालना है। उसके बाद हमें क्या करना है, पेशेंट को बताना है कि अब हम आपको कैनुला लगाने जा रहे हैं। मैं क्यों बताना जरूरी है, ताकि पेशेंट की एंजाइटी दूर हो सके कि भाई मेरे साथ होने क्या वाला है। उसको अगर पता होगा तो वो आपको क्या करेगा, वो एंटायर प्रोसीजर वो आपको सपोर्ट करेगा, उसको लगेगा कि हाँ यार ये जो भी काम हो रहा है वो सारा मेरे फायदे के लिए हो रहा है, तो वो आपको सपोर्ट करके रखेगा। उसके बाद हमें क्या करना है, क्लीनिंग करनी है। जहां भी मान लीजिए हमें क्या करना है, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मान लीजिए एक इमेज में देखिएगा, यहाँ पर रेडियल और मतलब जो बेसिलिक वेन्स हैं
फोर आर्म की, उनके ऊपर हमें कैनुला लगाना है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एंटीसेप्टिक जो भी साइट है हमारी, जो भी हमारी साइट है, ठीक है, जहाँ पर भी हमें कैनुला इंसर्ट करना है, उस पर हमें क्या करना है, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के साथ क्लीनिंग करनी है। एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के साथ क्या करनी है, क्लीनिंग करनी है। अब देखिए साहब, इसमें क्लीनिंग करने का जो मेथड है वो देखिए, इनर टू आउटर सर्कुलर मोशन, मतलब मान लीजिए आपको यहाँ कैनुला लगाना है, एक मिनट, मान लीजिए आपको यहाँ पे कैनुला लगाना है, तो हमें क्या करना है, जो स्वाब है उसको लेना है। स्वाब को लेने के बाद हम क्या करेंगे, इस प्रकार ऐसे बाहर आना है। हमें सर्कुलर मोशन के अंदर हमें क्या करना है, बाहर आना है। ये जो मेरे कर्सर के साथ जो डायग्राम बन रहा है, सेम डायग्राम हमें पेशेंट की जिस साइट के ऊपर हमें कैनुला लगाना है वो फॉलो करना है। तो इस पॉइंट के अंदर ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब भी आप किसी पेशेंट को इंट्रावीनस कैनुला इंसर्ट कर रहे हो, तो जब स्किन को एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के साथ आप किस तरीके से क्लीन करोगे, तो इनर टू आउटर मेथड। जैसा कि सेंटर से मान लीजिए मेरे हाथ के अंदर, ये मान लीजिए मेरी उंगली को मान लीजिए ये स्प्रिट स्वाब है या एल्कोहल स्वाब है, ठीक है, उसको हमें रख के इस प्रकार से क्लीन करते हुए बाहर की तरफ आना है। जिससे क्या होगा, जिससे कि जो भी कंटामिनेशन है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। नॉर्मली हमारा जो प्रिंसिपल होता है, मोर कंटामिनेटेड टू मोर कंटामिनेटेड, हमारा जो मेन प्रिंसिपल होता है वो होता है कम से ज़्यादा कंटामिनेशन की तरफ चले जाओ। लेकिन ज़्यादा से कम की तरफ आओगे तो क्या करोगे, जो ज़्यादा था वहाँ से जो कम था उसको भी आपने ज़्यादा बना दिया, ठीक है। तो हमें क्या करना है, लेस कंटामिनेटेड टू मोर कंटामिनेटेड हमें क्या करना है, जाना है, ठीक है। हैंड वॉशिंग करनी है प्रॉपर, और क्लीनिंग कर रहे हैं। क्लीनिंग करते हुए क्या एल्कोहल स्वाब से, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से हमें क्या करना है, क्लीन करना है। और किस मेथड के साथ क्लीन करना है, इनर टू आउटर सर्कुलर मोशन के साथ हमें क्लीन करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, स्टेबलाइज करना है। पर्टिकुलर जो भी आप डिसाइड किया आपने, मैंने बताया था, ठीक है, लास्ट क्लास के अंदर मैंने बताया था कि कैसे डिसाइड करना है। दोनों आर्म को देखो, पेशेंट से पूछो कि आपका डोमिनेंट हैंड कौन सा है, पेशेंट बताएगा मेरा तो राइट है। तो आप सबसे पहले जो कैनुला इंसर्ट करेंगे वो कहाँ करेंगे, हम करेंगे लेफ्ट हैंड के अंदर। जो भी पर्टिकुलर कैनुला उसको हम कहाँ इंसर्ट करेंगे, लेफ्ट हैंड के अंदर इंसर्ट करेंगे। अब लेफ्ट हैंड के अंदर जब भी हम कैनुला इंसर्ट कर रहे हैं तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना है, ठीक है, सबसे पहले टर्निक्वेंट अप्लाई कर देना है। टर्निक्वेंट अप्लाई करेंगे तो जो क्या होगा, वेन है वो क्या हो जाएगी, प्रोमिनेंट हो जाएंगी। वेन प्रोमिनेंट होने के बाद क्या होगी, ठीक है, हमें जो वेन है उसको भी स्किन के नीचे, मान लीजिए मेरे यहाँ कैनुला लगाना है, तो हमें क्या करना है, स्किन आराम से एकदम स्किन को थोड़ा सा स्ट्रेच करके जो वेन है उसको भी हमें फिक्स करना है। नॉर्मली आप क्या करो, अगर लूज स्किन होगी, ठीक है, अगर स्किन है वो लूज होगी तो क्या होगी, आपकी जो वेन है वो फिसल करके साइड से निकल जाएगी। तो इससे क्या होगा, बार बार आप काउंटर करते रहोगे, आपका कैनुला नहीं लगेगा। जहाँ पर भी आपको कैनुला लगाना, आप स्किन को काफ़ी अच्छे से स्ट्रेच, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, स्ट्रेच कर सकते हो, जिससे क्या होगा, आपको जो भी वेन है वो क्लियरली विजुअलाइज होगी। साथ के साथ में वो वेन क्या होगी, स्टेबल रहेगी। स्किन के नीचे वो वेन है वो क्या हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी, और आप इजीली कैनुला इंसर्ट करते हुए चले जाओगे, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, जो भी अप्रोप्रिएट साइज का, जो भी फ्लूइड फ्लो रेट, सब कुछ डिटरमाइन करके हमने जो साइज डिटरमाइन किया कैनुला की, कि हाँ भाई हमें 22 का लगाना है, 18 का लगाना है, 20 का लगाना है, ठीक है। जो भी जितने भी गेज का हमें कैनुला इंसर्ट करना है वो कैनुला हम क्या करेंगे, लेके हमें क्या करना है, स्टेप वेन को स्किन के नीचे हमने क्या कर लिया, स्टेबल कर लिया। स्टेबल करने के बाद हम क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे और देखेंगे कि कैनुला के अंदर जो फ्लैशबैक होता है, जो फ्लैशबैक चैम्बर होता है, मतलब जैसे ही आप इंसर्ट करोगे, अगर ब्लड आया था तुरंत उस स्टाइलेट के पीछे की तरफ आपको ब्लड दिखाई देगा। नॉर्मली ये प्रोसीजर आप परफॉर्म करते हो तो आपको पता होगा कहाँ आपको ब्लड देखना होता है। जैसे ही आपको फ्लैशबैक कैनुला के अंदर ब्लड दिखा, इसका मतलब आपका कैनुला वेन के अंदर है। स्टाइलेट को थोड़ा सा पीछे कीजिए, कैनुला को आप क्या कर दोगे, एडवांस कर दोगे, ठीक है। ये होता है नॉर्मल प्रोसीजर। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जैसे ही ब्लड आ गया, ब्लड आने के बाद हम क्या करेंगे, टर्निक्वेंट को हटाएंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, टर्निक्वेंट को हमें क्या कर देना है, हटा देना है। टर्निक्वेंट को हटाने से क्या होगा, जो ब्लड का फ्लो है वो वापस से एस्टेब्लिश हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, कैनुला के ऊपर प्रेशर लगा करके, मान लीजिए मेरे यहाँ कैनुला लगाया गया है और यहाँ पे हमने, मान लीजिए ये कैनुला यहाँ लगाया गया है, तो यहाँ की वेन को मुझे क्या करना है, प्रेस करके रखना है, जब तक कि कोई दूसरा उसके ऊपर क्या नहीं कर सकता है, ड्रेसिंग नहीं। कैनुला के ऊपर प्रेस, कैनुला से थोड़ा सा ऊपर की तरफ हमने इसको प्रेस कर लिया, टर्निक्वेंट खोला, प्रेस कर लिया, ब्लड नहीं आएगा बाहर, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, स्टाइलेट को हटाएंगे और आईवी ट्यूबिंग्स को हम क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। आईवी ट्यूबिंग्स को कनेक्ट कर देंगे, साथ के साथ उसके बाद जैसे ही आईवी ट्यूबिंग्स को कनेक्ट करेंगे, जो आईवी सेट का जो एंड है, जो कैनुला के साथ कनेक्ट होना है, उसको कनेक्ट करके हम क्या करेंगे, फ्लूइड स्टार्ट कर देंगे। जो भी पर्टिकुलर मेडिकेशन, जो भी फ्लूइड डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था वो हम स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट हमें क्या करना है, उसके बाद हमें क्या करना है, टैप और सिक्योर। टैप एंड सिक्योर का मतलब है कि पेशेंट को जो भी कैनुला लगा है उस कैनुला को हमें सिक्योर करना है, ठीक है। जो भी पर्टिकुलर
टेप वगैरह आती है, माइक्रोपोर आती है, ठीक है। आईवी सेट को फिक्स करने के लिए स्पेशल टाइप की टेप्स आती है, उन टेप्स का हमें क्या करना है, यूज करना है उन, ताकि कैनुला उसको हम सिक्योर कर सके, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, लेबल कर देना है। जो ड्रेसिंग है कैनुला की उसको भी हमें लेबल करना है, कैनुला है उसको भी हमें डेट एंड टाइम के साथ लेबल करना है। क्यों करना जरूरी है? क्योंकि हमें 72 आवर्स टू 96 आवर, 3 से 4 दिन के बाद हमें कैनुला की साइट है वो चेंज करनी है। अगर आप उस पर कोई भी लेबल नहीं लगाओगे तो हमें से पता थोड़ी चलेगा, हमें कैसे पता चलेगा कि ये कैनुला कब डाला गया था। तो इसलिए हमें क्या करना है, ड्रेसिंग के ऊपर लेबल कर देना है, कैनुला के ऊपर हमें लेबल कर देना है कि भाई ये इतनी तारीख को इतने बजे ये डाला गया है, ठीक है, ताकि हमें ये पता रहे कि ये कैनुला कब डाला गया था। नेक्स्ट है रिमूविंग, नेक्स्ट टॉपिक है रिमूविंग ऑफ आईवी लाइन। रिमूविंग ऑफ आईवी लाइन का मतलब है आपने क्या किया, कैनुला डाल करके आपने क्या किया, जो भी सॉल्यूशन एडमिनिस्टर करना था, जो भी मेडिकेशन एडमिनिस्टर थी, वो सारी आपने एडमिनिस्टर कर दी। अब आपको क्या करना है, कैनुला को रिमूव करना है, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है, छोटा सा प्रोसीजर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर गलती हुई तो गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पेशेंट को बोलना है कि जिस एक्सट्रीमिटीज के अंदर पेशेंट के अंदर कैनुला लगा हुआ है, ठीक है, जैसे कि इस हाथ के अंदर आपने इमेज में देख पा रहे हो, यहाँ पे कैनुला लगा हुआ है। अब जो ये कैनुला लगा हुआ है तो हमें पेशेंट को ये बोलना है कि आप कैनुला को जो भी आपका हाथ है उसको स्टेबल रखिए, उसको हिलाना मत। जब भी मैं आपका कैनुला निकाल रहा हूँ तो आप उस हाथ को हिलाना मत, ठीक है, स्टेबल करके रखना है। उसके बाद हमें क्या करना है, कैनुला निकालने के लिए पेशेंट को बोल दिया कि भाई अपने हाथ को स्टेबल रखोगे। उसके बाद हमें क्या करना है, आईवी जो फ्लूइड चल रहा था अगर कंप्लीट हो गया तो हमें क्या करना है, बंद करना है, आईवी ट्यूबिंग से क्लैम्प कर देना है, साथ के साथ उसको रिमूव कर देना। अब रिमूव करने के बाद हमें क्या करना है, ये जो ड्रेसिंग दिख रही है आपको इमेज के अंदर, कैनुला को फिक्स रखने के लिए जो ड्रेसिंग है उसको हमें क्या करना है, हटाना है, ठीक है। उसके बाद हमें ड्रेसिंग को हटाना है। उसके बाद हमें क्या करना है, एक लाइट प्रेशर अप्लाई करना है गोज पीस के साथ, और धीरे धीरे एक स्टेडी मूवमेंट के साथ जो कैनुला उसको पीछे की तरफ खींच लेना। जैसे ही मान लीजिए आईवी ये जो टेप लगी हुई है, जो भी माइक्रोपोर से ये फिक्स किया हुआ वो हटाया, हटाते ही क्या सिर्फ कैनुला बचा, उसके ऊपर हमें क्या करना है, स्टेराइल गोज पीस के साथ प्रेशर रखना है। प्रेशर लगा करके हमें क्या करना है, उसके ऊपर धीरे धीरे स्टेडी मूवमेंट के साथ हमें कैनुला को पीछे की तरफ खींच लेना है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, अप्लाई करना है, प्रेशर अप्लाई करना है। स्टेडी मूवमेंट के साथ हम कैनुला पीछे खींचेंगे और 2 से 3 मिनट तक हम क्या करेंगे, प्रेशर लगा करके रखेंगे। अगर मान लीजिए आप इमीडिएटली वहां से छोड़ देते हो तो क्या होगा, ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, क्योंकि डायरेक्टली वेन के अंदर थे आपका जो कैनुला था वो डायरेक्टली वेन के अंदर था और काम आ रहा था, आपको चल रहा था, ब्लॉक नहीं था। तो वहाँ पे क्या होगा, ब्लीडिंग होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होंगे, मोस्ट कॉमनली होगी ही वहाँ पे अगर आप प्रेशर नहीं लगाओगे तो। 2 से 3 मिनट का प्रेशर रखना जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो क्लोटिंग टाइम है वहाँ पे पर्टिकुलरली क्लोट होने का जो टाइम है, ठीक है, तो 1 से 6 मिनट तक का ब्लीडिंग है, 6 से 12 मिनट तक की क्या होती है, क्लोटिंग का टाइम होता है। तो हमें क्या करना है, 2 से 3 मिनट तक हमें उसको प्रेस करके रखना ताकि वहाँ पे क्लोटिंग मैकेनिज्म है वो एक्टिवेट हो जाए और क्लोटिंग मैकेनिज्म वो स्टार्ट हो जाएगा, जिससे क्या होगा, वहाँ पे पर्टिकुलरली ब्लड है वो नहीं निकलेगा, ठीक है। कुछ बुक्स के अंदर 1 से 3 मिनट और 3 से 6 मिनट में दिया हुआ है ब्लीडिंग और क्लोटिंग टाइम, ठीक है। नेक्स्ट वन है, इफ द पेशेंट इज ब्लीडिंग, मान लीजिए आप कैनुला निकाल रहे हैं, आपने 2 से 3 मिनट मैंने बता दिया भाई, ठीक है। अब आप कह दो कि सर ने तो 2 से 3 मिनट ही बताया था, ठीक है, हम ज़्यादा नहीं रखेंगे। लेकिन अगर आपके पेशेंट को कोई भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, हीमोफीलिया हो रखा है, कोई भी DIC डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलोपैथी हो रखी है, कोई भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, ठीक है, उस कंडीशन के अंदर, और मान लीजिए आपका पेशेंट काफ़ी लंबे दिनों से एंटीकोएगुलेंट थेरेपी के ऊपर है, ठीक है, जब आपका पेशेंट है उसको ब्लीडिंग डिसऑर्डर है या फिर पेशेंट आपका एंटीकोएगुलेंट थेरेपी के ऊपर है, तो इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, 2 से 3 मिनट से काम नहीं चलेगा भाई, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, 2 से 3 मिनट पे यहाँ पे काम नहीं चलेगा। यहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा देर तक, कम से कम भी 5 से 10 मिनट तक हमें जो प्रेशर है उसको स्टेडी प्रेशर है, एक कांस्टेंट प्रेशर है वो मेंटेन रखना पड़ेगा, ताकि ब्लड है वो क्लोट होने में काफ़ी टाइम लगेगा। क्योंकि ब्लीडिंग डिसऑर्डर और एंटीकोएगुलेंट वाली जो पेशेंट है उनके अंदर क्या होता है, जो क्लोटिंग मैकेनिज्म है वो थोड़ा सा अल्टर्ड हो जाता है। उसके बाद हमें क्या करना है, जो भी पर्टिकुलर साइड पे कैनुला लगा हुआ था उस साइड पे हमें रेडनेस, ड्रेनेज तो नहीं हो रहा, कोई रेडनेस तो नहीं है, कोई स्वेलिंग तो नहीं है, इनके बारे में हमें चेक करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखने की बात है, कोई नहीं देखता, मैं भी नहीं देखता होगा, ऐसी मान लो आप बात, ठीक है। मोस्ट कॉमनली मेरी ऑपरेशन थिएटर्स में ड्यूटी होती है, तो मेरा इसमें कैनुला लगाने का काम नहीं हो पाता, हमारा स्क्रब नर्स का और सर्कुलेटरी नर्स का काम होता है। तो हमें क्या करना है, जब भी आप कैनुला रिमूव कर रहे हो तो हमें सबसे पहले कैनुला भी देखना है कि साहब आपने जो रिमूव किया वो पूरा तो आया है क्या बाहर, ठीक है, जो कैनुला आपने निकाला है वो पूरा तो बाहर आ गया क्या, या फिर अंदर ही टूट गया, ठीक है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है, ये भी एक कॉम्प्लिकेशन ऑफ इंट्रावीनस फ्लूइड थेरेपी में आएगा, ठीक है।
हमें क्या करना है, जो भी कैनुला पर्टिकुलरली हमने बाहर निकाला है उस कैनुला को हमें उसकी इंटैक्टनेस के साथ इंटैक्टनेस के लिए चेक करना होगा कि कैनुला का कोई टुकड़ा तो नहीं रह गया अंदर, ठीक है। क्योंकि आगे की जो ट्यूब होती है कैनुला के अंदर, जो आगे का जो वेन के अंदर काफ़ी लंबे टाइम स्टाइलेट के ऊपर जो प्लास्टिक की कवरिंग से होती है, जो ट्यूब प्लास्टिक की ट्यूब होती है, वो हो सकता है टूट जाए, ठीक है, क्योंकि 3 से 4 दिन के लिए हम कैनुला रखेंगे, हो सकता है टूट सकती है, ठीक है, हैपन तो कुछ भी हो सकता है ना। तो इसीलिए हमें क्या करना है, कैनुला को हमें उसकी इंटैक्टनेस के लिए चेक करना है कि कैनुला कंप्लीटली बाहर आया है कि नहीं आया। उसके बाद हमें क्या करना है, ज़रूरत हो तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ड्रेसिंग कर सकते हैं, और जो भी हमने कैनुला निकालने का जो प्रोसीजर किया है वो पूरा प्रोसीजर हमें पेशेंट के रिकॉर्ड के अंदर क्या कर देना है, इंटर कर देना है कि इतनी टाइम को इस टाइम पे मैंने ये कैनुला बाहर निकालना है अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर ऑर्डर। हमेशा ध्यान रखने की बात है, फ्लूइड लगा रहे हो, कैनुला लगा रहे हो, उस टाइम भी मेडिसिन दे रहे हो, उस टाइम भी कैनुला वापस से आउट कर रहे हो, उस टाइम पे भी हमें क्या करना होगा, डॉक्टर के ऑर्डर को चेक करना होगा, ताकि क्योंकि हम जो भी प्रोसीजर करेंगे वो डॉक्टर की एडवाइस के अकॉर्डिंग हम पेशेंट के साथ प्रोसीजर करेंगे। नेक्स्ट वन है प्रिकॉशंस फॉर आईवी लाइन। किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है जब हम आईवी लाइन लगा रहे हैं, मतलब कैनुला लगा रहे हैं, ठीक है, उन चीज़ों में कौन कौन सी चीज़ें आती है, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, जब पेशेंट को कैनुला लगाया जाता है तो स्टार्टिंग के अंदर पेशेंट को क्या होता है, काफ़ी पेन और डिस्कम्फर्ट होता है, तो वो हमें पेशेंट को पहले ही एक्सप्लेन कर देना है, प्रिकॉशन है, ध्यान रखना है। मान लीजिए आपने लगाया और पेशेंट चिल्ला रहा है कि मेरे को तो दर्द कर दिया, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पेशेंट को एक्सप्लेन कर देना है कि सर ये एक प्रोसीजर है, इसमें ऐसा ही होता है, कुछ टाइम के लिए आपको ये दर्द रहेगा, फिर इसके बाद ये कम हो जाएगा, ठीक है। आईवी जो मैंने अभी पहले भी बता दिया कि जब भी आप कैनुला लगा रहे हो, अगर आपने स्टेरिलिटी मेंटेन नहीं रखी तो ये एक बहुत ही अच्छा रूट है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो पर्टिकुलर आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम के अंदर इंटर कर सकते हैं। तो हो सकता है कि ये डायरेक्ट एंट्री का भी रूट बन सकता है, लेकिन हमें क्या करना है, स्टेरिलिटी मेंटेन रखनी है, ठीक है। मेडिकेशन से एडमिनिस्टर कर सकते हैं, ठीक है, इमीडिएट जो भी मेडिकेशंस है, मान लीजिए आपको कोई भी मेडिसिन है वो इंट्रावीनस रूट से आपको देनी है, तो इंट्रावीनस रूट से जो भी मेडिकेशन दी जाती है उन मेडिकेशंस के जो इफेक्ट्स होते हैं, चाहे वो जो डिजायर्ड इफेक्ट हो चाहे वो एडवर्स इफेक्ट हो, वो बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेंगे। क्यों जी, वो इसलिए देखने को मिलेंगे क्योंकि आपने मेडिसिन को डायरेक्टली कहाँ डाल दिया, ब्लड स्ट्रीम के अंदर। ब्लड स्ट्रीम में डालने का मतलब है कि मतलब ये है कि एब्जॉर्प्शन का कोई रोल नहीं है, डायरेक्टली आपने एब्जॉर्ब भी करवा दिया उस मेडिसिन को, क्या किया आपने, ब्लड स्ट्रीम में डाल दिया। अब क्या होगा, जो भी उसके एडवर्स आने हैं चाहे वो डिजायर्ड इफेक्ट आने, वो आपको इमीडिएटली देखने को मिल सकते हैं। इंट्रावीनस थेरेपी से मोस्ट कॉमन जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो होते हैं फ्लूइड ओवरलोड, ठीक है। कुछ डिजीज का, जैसे मान लीजिए इन्फेंट्स के अंदर या कुछ ऐसी डिजीज होती है जैसे रीनल फेलियर है, ठीक है, रेस्पिरेटरी फेलियर है, कार्डियक फेलियर है, इन कंडीशंस के पेशेंट्स के साथ अगर आप देख रहे हो तो बहुत क्रिटिकली हमें फ्लूइड थेरेपी उसको हमें मेंटेन रखना होगा, क्योंकि ये क्या करती है, फ्लूइड थेरेपी क्या करती है, पेशेंट को फ्लूइड थेरेपी अगर चल रही है किसी पेशेंट को तो उसमें क्या होगा, जो फ्लूइड थेरेपी अगर आप कंटिन्यूसली मॉनिटर नहीं करोगे तो फ्लूइड ओवरलोड, सर्कुलेटरी ओवरलोड होने के चांसेज हैं और अदर कॉम्प्लिकेशंस अराइज होने के चांसेज हैं, ठीक है। जो भी पर्टिकुलर मेडिकेशंस हैं, कुछ जो आईवी रूट से आप कोई भी मेडिकेशन दे रहे हो तो वो रिएक्ट भी कर सकती है, हो सकता है पेशेंट की कॉम्पेटेबिलिटी उस मेडिकेशन के साथ सही नहीं थी और पेशेंट को क्या हो गए, एलर्जिक रिएक्शन हो गए। तो इन सारी चीज़ों को हमें ध्यान रखना है कि एलर्जिक रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, फ्लूइड ओवरलोड भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, डिजायर्ड इफेक्ट आनी चाहिए, एडवर्स इफेक्ट भी नहीं आने चाहिए मेडिकेशंस के, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की इंटरनिटी, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी वो एंट्री ना बना लें। स्टेरिलिटी को हमें मेंटेन रखना है, पेशेंट को हमें समझाना है कि जब हम कैनुला लगाएंगे तो उस समय हो सकता है कुछ देर के लिए आपको पेन रहे। ये सारे प्रिकॉशंस हमें जब भी हम पेशेंट को इंट्रावेनस थेरेपी लगा रहे हैं या कैनुला लगा रहे हैं उस टाइम हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन है नोट, पेशेंट विद रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, कार्डियक डिसऑर्डर, रीनल डिसऑर्डर और लीवर डिसऑर्डर और ओल्डर पेशेंट आर रिस्क फॉर सर्कुलेटरी ओवरलोड, कैन नॉट टॉलरेट एक्सेसिव फ्लूइड वॉल्यूम। डेफिनेटली ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। जो भी हमारे पेशेंट्स होते हैं, ओल्डर पेशेंट्स, एक तो ओल्डर पेशेंट जो बूढ़े हैं, ठीक है, दूसरा रीनल के पेशेंट, रेस्पिरेटरी पेशेंट, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के पेशेंट, रीनल डिसऑर्डर के पेशेंट, कार्डियक डिसऑर्डर के पेशेंट और लीवर डिसऑर्डर के पेशेंट, इन पेशेंट्स के अंदर क्या होता है, मोस्ट कॉमनली फ्लूइड ओवरलोड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जब भी इस टाइप के पेशेंट्स को अगर हम इंट्रावेनस फ्लूइड थेरेपी दे रहे हैं तो हमें क्लोजली मॉनिटर रख के ही वो फ्लूइड थेरेपी देनी है, ठीक है। साथ के साथ क्या करना है, अगर आप जो भी रीनल फेलियर है, कार्डियक फेलियर है, इस पेशेंट को अगर आप नॉर्मल सेलाइन दे रहे हो, ठीक है, ऐसे सॉल्यूशन से एडमिनिस्टर कर रहे हो जो सेलाइन है, जिनके अंदर क्या है, वाटर ज़्यादा है, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या होगा, वाटर होगा, जो सेलाइन होता है उसके अंदर क्या होता है, सोडियम होता है, वाटर होता है। तो सोडियम क्या करता है, नॉर्मली सोडियम की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, सोडियम हमेशा अपने साथ वाटर को रिटेन करके रखेगा, ठीक है। अगर वो वाटर को रिटेन करके रखेगा, ठीक है, जिसमें क्या होगा, फ्लूइड ओवरलोड होने के चांसेस
ज़्यादा हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है, जब भी हम ऐसे पेशेंट्स को, कार्डियक पेशेंट है, रीनल पेशेंट्स हैं, इस टाइप के पेशेंट्स को जब भी हम नॉर्मल सलाइन वगैरह इंट्रावेनसली दे रहे हैं, तो हमें काफ़ी क्लोजली मॉनिटर करके देखना है कि पेशेंट के अंदर फ्लूइड ओवरलोड के सिम्टम्स तो नहीं है। क्यों? क्योंकि नॉर्मल सलाइन के अंदर सोडियम है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, और उसकी वजह से क्या हो सकता है, जो वाटर है उसका ज़्यादा रिटेंशन होगा, सोडियम है वो वाटर को हमेशा रिटेन करके रखता है, ठीक है, जिससे क्या होगा, पेशेंट के अंदर फ्लूइड ओवरलोड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये दोनों पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इनको नोट कीजिएगा और ध्यान रखिएगा। आज की क्लास में इतना ही। आई होप मेरे द्वारा प्रोवाइड किया गया लेक्चर आपकी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।